तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे से एनर्जी बना के उस पर लगे होंगे। तो चलिए आज की क्लास हम आपके लिए जो लेके आए हैं वो आपका क्लास 9th की क्लास होगी। कहें तो कक्षा 9th की क्लास होगी और वो कक्षा 9th में आपका अध्याय 2 होगा और वो अध्याय 2 आपका बायोलॉजी वाले ब्रांच का होगा और उस अध्याय का जो नाम है वो हमारा है उत्तक और कहें तो इंग्लिश में कहते हैं टिश्यू। तो आज हम जिस चैप्टर पे बात करेंगे वो चैप्टर हमारा है उत्तक और कहें तो इससे पिछले क्लास में हमने आपके लिए पूरी सेल की वीडियो पढ़ा के खत्म कर दी है, कहें तो कोशिका की। तो आप कोशिका को अगर अच्छे ढंग से पढ़ लिए होंगे तो आशा और उम्मीद है कि आपको उत्तक पूर्णतः समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशनल शायरी है, गौर से सुनिएगा और अच्छे लगे तो कमेंट में आके अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। और वो शायरी था कि इरादा था आंधी का हमारे नींव को हिलाने से, इरादा था आंधी का हमारे नींव को हिलाने से, अफसोस तो उसे तब हुआ जब उसका सामना हुआ मेरे सीने की आंधी से, मेरे सीने की आंधी से। तो सीने की आंधी बना के रखनी है और मन लगा के पढ़ाई करते जाना है। तो चलिए अब इसको मिटाते हैं और हम जैसा कि आपको बता ही दिए कि आपका जो आज क्लास होगा वो कक्षा 9th का और विषय पता ही है विज्ञान का ही। बायोलॉजी आपका विज्ञान में ही आता है, विज्ञान का ही एक ब्रांच है। विज्ञान के 3 ब्रांच में से एक ब्रांच आपका बायोलॉजी भी है और उस बायोलॉजी में हम अध्याय 2 को देखेंगे और अध्याय 2 है उत्तक। और कहें तो सभी महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक अध्याय ये है हमारा उत्तक। तो जिन लोगों का अध्याय 1 खत्म हो गया है उनका ये अध्याय 2 अच्छे से समझ में आएगा। और अध्याय 1 क्या था वो आपको पता है कि अध्याय 1 था कोशिका। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए इसको मिटा के फिर अपनी विषय वस्तु पे लौटते हैं। चलिए आते हैं और बारी बारी से हम उत्तक की चर्चा अब करते चलेंगे। तो सबसे पहले जो हेडिंग देना है वो आपका क्या होना चाहिए, उत्तक। और वहां भी आने से पहले देखिए डायरेक्ट अगर हम उत्तक से पढ़ाना स्टार्ट कर दें, डायरेक्ट हम आपको उत्तक से पढ़ाना स्टार्ट कर दें तो आपको समस्या आना स्टार्ट हो जाएगा। कहें तो डायरेक्ट टिश्यू पे आना ठीक बात नहीं है। उससे पहले आइए कि ये टिश्यू होता क्या है, यानी टिश्यू आया कहां से, टिश्यू की थोड़ी सी कहें तो सामान्य जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम इस पे डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आपको हम जब पिछले क्लास में पढ़ाए होंगे तो उस समय ही आपको हम बताए होंगे कि सजीवों की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी क्रियात्मक रूप से भी और संरचनात्मक रूप से भी, क्रियात्मक रूप से भी और संरचनात्मक रूप से सबसे छोटी इकाई क्या है, वो सबसे छोटी इकाई हमारी है कोशिका। क्या अध्याय को स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से हम उत्तक की संपूर्ण चर्चा करेंगे। बस आप लोग मन लगा के पढ़िए, सारा कुछ उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा। बस आपका पीछे का चैप्टर कंप्लीट रहना चाहिए जो हमने सेल का पूरा लगभग 10 एपिसोड बना के 10 से 12 एपिसोड बना के आपके लिए खत्म किया है। सेल में भी आपके लिए हमने भरपूर मेहनत किया है और उसी तरह हम आपके लिए इस अध्याय में भी मेहनत करेंगे। बस आप साथ साथ हमारे क्या करते चलिए, वर्क करते चलिए और आप थोड़ी सी मेहनत करते चलिए। बाकी आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए कि सारे चीज को समझाना कैसे है, हम वो सारे कुछ समझाएंगे। तो चलिए हम बात कर रहे थे उत्तक पे। तो उत्तक पे आने से पहले ये छोटी सी जानकारी, सामान्य जानकारी लेनी पड़ेगी कि उत्तक आया कैसे। उत्तक तक हम पहुंचने से पहले उत्तक की पिछली थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं और फिर उत्तक की चर्चा करेंगे तो हमें कहें तो अच्छे ढंग से और सही से समझ में आएगा। तो हम आपको पहले ही चैप्टर में बताए थे कि हमारे कहें तो सजीवों की शरीर की सबसे छोटी इकाई क्रियात्मक रूप से और संरचनात्मक रूप से, क्रियात्मक रूप से भी और संरचनात्मक रूप से शरीर की, यानी कहें तो मानव शरीर की या सजीव के शरीर की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है कोशिका। वो होती है आपकी कोशिका। और कोशिका कहें तो इसको क्या कहते हैं, सेल। क्या कहते हैं, सेल। ये सजीव की सबसे छोटी इकाई है क्रियात्मक रूप से और संरचनात्मक रूप से। इसके बाद क्या होता है कि जब सभी कोशिकाएं मिलके या बहुत सारी कोशिकाएं मिलके क्या करता है तो वो उत्तक का निर्माण करता है। क्या करता है, उत्तक का निर्माण करता है। उत्तक कहें तो टिश्यू। क्या होता है, टिश्यू। और फिर यही बहुत सारे उत्तक मिलके यानी उत्तकों के समूह किसका निर्माण करेगा, तो वो आपका निर्माण करेगा अंग का। किसका, अंग का।
कहें तो ऑर्गेन का, किसका, ऑर्गेन का। चलिए उसके बाद बात करेंगे, तो बहुत सारे अंग मिलके किसका निर्माण करेगा फिर, तो अंग तंत्र का, किसका, अंग तंत्र का, किसका, अंग तंत्र का। अंग तंत्र को कहते हैं ऑर्गेन, ऑर्गेन, यहाँ पे कुछ छूट गया है क्या, देख लीजिएगा, ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेन सिस्टम। चलिए, और बहुत सारे अंग तंत्र जब एक साथ काम करते हैं, कार्य, अपनी कार्य प्रणाली को संपन्न करते हैं, तब हमारे कहें तो मानव शरीर या सजीव की शरीर, मानव केवल मानव ही तो नहीं आएगा, सजीव शरीर, कहें तो इसको क्या कहेंगे, लिविंग बॉडी। चलिए, तो देख रहे हैं ना, सबसे शरीर की, मानव शरीर की हो या सजीवों की शरीर की, सबसे छोटी इकाई कोशिका है, क्रियात्मक रूप से भी और संरचनात्मक रूप से। फिर कोशिका, बहुत सारे कोशिका मिलके उत्तक का निर्माण करेगा, फिर बहुत सारे उत्तक मिलके अंग का निर्माण करेगा, और बहुत सारे अंग मिलके, जब बहुत सारे अंग एक साथ अपने कार्य को संपन्न करेगा तो वही अंगतंत्र हो जाएगा। और जब अंगतंत्र अपना कार्य सुचारू रूप से चलाने लगेगा तो फिर हमारे मानव शरीर हो या सजीवों की शरीर की क्या होगी, उत्पत्ति होगी। तो देख रहे हैं उत्तक कहां से आया है, कोशिका को हमने पढ़ के खत्म कर दिया है, और कोशिका के बाद उत्तक आता है। और हमने आपको बताया कि कोशिका के समूह ही, कोशिका के समूह को ही क्या कहते हैं, तो उत्तक कहते हैं, उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को ही कहते हैं उत्तक। अब देखिए, अब एक ही बार उत्तक का थोड़ी सी डिफिनेशन तो हम ले लिए, लेकिन इतना से काम चलेगा नहीं, बहुत सारी चर्चाएं अभी करनी है और बहुत सारे बातें ऐसी है जो करनी है बारी बारी से। तो उत्तक इतना आसान है नहीं जितना आप सोच रहे हैं। तो पहले आइए धीरे धीरे हम हर एक बात को हम देखते चलते हैं, फिर उसके बाद आते हैं। चलिए चलिए, ये अगर यहाँ पे ऑर्गेन ऐसे लिखा हो तो ऐसे भी लिख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे इंग्लिश में लिखा हो वैसे लिख लेंगे। चलिए उसके बाद आते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखे थे कि छोटी सी जानकारी यहां से प्राप्त ये किए कि उत्तक जो होता क्या है, तो उत्तक कोशिकाओं का समूह होता है। क्या होता है, कोशिकाओं का समूह होता है, लेकिन कोशिकाओं के समूह को ही उत्तक कहते हैं। तो आपको पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनमें बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनको हम एक कोशिकीय भी बोलते हैं, और बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनको हम बहुकोशिकीय बोलते हैं। तो पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि एक कोशिकीय जीव में उत्तक होता है कि नहीं होता है, उसके बाद पता करेंगे कि बहुकोशिकीय जीव में उत्तक होता है कि नहीं होता है। तो डायरेक्ट उत्तक पे आने से पहले चर्चा तो ये कर लें कि उत्तक होगा किस किस में, कैसे जीव में उत्तक होगा, तो उसकी तो चर्चा कर लें पहले। तो आइए, आपको पता होना चाहिए कि जितने भी सजीव हैं हमारे, जितने भी सजीव हैं वो सजीव दो प्रकार की कोशिकाओं से क्या है, मिलकर बने हैं। जितने भी हमारे सजीव हैं वो दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। और दो प्रकार की कोशिकाओं कैसे, तो कुछ ऐसे सजीव हैं जो एक कोशिका से मिलकर बने हैं, जिनको क्या कहते हैं, एक कोशिकीय कहते हैं, जिनको क्या कहते हैं, एक कोशिकीय कहते हैं। और कुछ सजीव ऐसे हैं जो बहुत कोशिका यानी अनेकों कोशिका से मिलके बने हैं, यानी बहुत सारे कोशिकाओं से मिलके बने हैं, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं बहुकोशिकीय। तो अब आप बताइए कि क्या एक कोशिकीय जीव में उत्तक होगा? तो आप कहिए गुरुजी एक कोशिकीय जीव में कैसे उत्तक होगा? आप ही तो बोले हैं कि उत्तक होने के लिए कोशिकाओं का समूह होना चाहिए, लेकिन यहाँ आप गौर कीजिए तो एक कोशिकीय जीव इसीलिए इसको बोले हैं काहे कि इसमें कोशिका ही एक था, इसमें कोशिकाओं की संख्या ही एक था, तो इसीलिए हम इसको क्या बोले हैं, एक कोशिकीय बोले हैं। तो क्या एगो को हम बोलेंगे समूह? अगर मान के चलिए हम बोल रहे बॉयज का समूह, गर्ल का समूह, और उसमें बॉयज एक वो है, अगर हम कह दें बॉयज का समूह, गर्ल का समूह, लेकिन अगर देखें तो एक वो बॉयज है, तो क्या वो समूह होगा? कभी नहीं होगा। समूह होने के लिए एक से ज्यादा होना पड़ेगा ना। तो उसी तरह कोशिका का समूह होने के लिए कोशिकाओं की संख्या ज्यादा होनी पड़ेगी। कितनी ज्यादा? एक से ज्यादा। एक से ज्यादा होगी तब उसको कहेंगे ना कोशिकाओं का समूह। लेकिन जब आप गौर कीजिएगा तो आपके एक कोशिकीय जीव में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? एक होती है।
काहे कि इसके पास एक कोशिका था, इसीलिए इसका नाम ही तो एक कोशिकीय परा है। अब बहुकोशिकीय में यानी बहुत सारी कोशिकाएं होती है। तो जब हम उत्तक का बात करेंगे, हमारा कोशिका से यहाँ कोई लेन देन नहीं है, हमने सारा चर्चा कर रखा है, लेकिन हमारा लेन देन जो है वो उत्तक से है। हमारा जो भी टॉपिक है वो उत्तक से है। तो उत्तक तक पहुंचने के लिए कुछ सामान्य जानकारी से गुजरना पड़ता है, तो उन सभी सामान्य जानकारी को देखते चलेंगे। तो चलिए, बात हम ये कर रहे थे कि कैसे या किस प्रकार के सजीवों में उत्तक की उपस्थिति होगी। क्या एक कोशिकीय जीव में उत्तक की उपस्थिति होगी? तो आप कहिए गुरुजी नहीं होगी, क्योंकि उत्तक बनने के लिए कोशिकाओं का समूह चाहिए, लेकिन एक कोशिकीय जीव में कोशिकाओं का समूह है ही नहीं, वो एक ही कोशिका का बना हुआ। लेकिन जब अगर हम आपसे बात करें बहुकोशिका का, यानी कैसे जीव, तो बहुकोशिकीय जीव के बारे में जब हम आपसे बात करें बहुकोशिकीय जीव में, तो इसमें कोशिकाओं का समूह होगा, तो फिर यहाँ पे उत्तक की क्या होगी? उपस्थिति होगी। तो क्या अगर हम इसमें कहें तो इसमें ये कह सकते हैं कि उत्तक क्या होता है? उत्तक की अनुपस्थिति होती है, अनुपस्थिति होती है। लेकिन जब हम बात करें बहुकोशिकीय जीव में, तो बहुकोशिकीय में कह सकते हैं क्या? इसमें तो कोशिकाओं का समूह भरा पड़ा रहेगा, बहुत सारी कोशिकाएं रहेगी इसमें, तो इसमें तो उत्तक भी बहुत सारे होंगे। तो चलिए, इसमें क्या होगा? इसमें उत्तक की उपस्थिति होगी, उत्तक की उपस्थिति होगी। तो ये छोटी सी सामान्य जानकारी थी कि हमारे अर्थ सरफेस पे, हमारे जीव जगत में बहुत सारे सजीव पाए जाते हैं, जिनमें से दो तरह के सजीव होते हैं। एक हम कोशिका के आधार पे सजीव को बांटे अभी, तो उसमें जब हम कोशिका के आधार पे सजीव को बांटेंगे, किसके आधार पे? कोशिका के आधार पे, कोशिका के आधार पे, तो हमारे दो सजीव निकल के बाहर आएंगे। कैसे? तो जो एक कोशिका का बना होगा उसे एक कोशिकीय कहेंगे, जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होगा उसको बहुकोशिकीय बोलेंगे। तो हमने देखा कि एक कोशिकीय में कोशिका का समूह ही नहीं बना, तो उत्तक कहां से आएगा? उसके बाद बहुकोशिकीय में देखें तो हाँ, बहुकोशिकीय में तो बहुत सारी कोशिकाएं हैं, वहां जब कोशिकाएं बहुत सारी है तो कोशिकाओं का समूह बनेगा, और जब कोशिकाओं का समूह बनेगा तो उत्तक की तो उपस्थिति होगी ही होगी। तो चलिए, अब यहां तक हमने देख लिया। अब हम बात ये करेंगे कि उत्तक है किसमें? तो उत्तक है बहुकोशिकीय जीव में। तो अब आपको ये पता होना चाहिए बहुकोशिकीय जीव सामान्यतः कौन कौन होते हैं? तो पौधे और जंतु होते हैं। कौन होते हैं? तो बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव सामान्यतः आपके कौन कौन होते हैं? तो जब हम बात करेंगे इस पे, तो बहुकोशिकीय जीव आपके सामान्यतः पेड़ पौधे और जीव जंतु, पेड़ पौधे और जीव जंतु, पेड़ पौधे, इसमें भी कोशिका बहुत सारी होती है, तो बहुत सारी कोशिका है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय। और हमारे कहें तो एनिमल, और कहें तो जीव जंतु, जीव जंतु, या इसी को बोलते हैं जानवर भी बोलते हैं, जानवर, पौधा और जानवर, पौधा और जानवर, यहां तक हमारा बात चल रहा था। चलिए, या इसी को हम बोलते हैं जंतु भी बोलते हैं, और सबसे सटीक बात होता है जंतु, सबसे सटीक बात जंतु। तो चलिए, पेड़ पौधा को जो इंग्लिश में कहते हैं वो कहते हैं प्लांट, और जंतु को जो इंग्लिश में कहते हैं वो कहते हैं एनिमल, एनिमल। चलिए, बारी बारी से फिर से गौर से सुनते चलिए, सारा बात क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमने आपको उत्तक समझाया। उत्तक क्या होता है? तो बहुत सारी कोशिकाओं का समूह होता है, और बहुत सारी कोशिका ही मिलके क्या करता है? उत्तक का निर्माण करता है। और फिर से सुनिए, कोशिका उत्तक का निर्माण करेगा, जब बहुत सारी कोशिका मिलेगा तो उत्तक का निर्माण करेगा, अभी उत्तक पर है। तब जब बहुत सारी उत्तक मिलेगा तो अंग का निर्माण करेगा, जब बहुत सारे अंग एक साथ काम करने लगेंगे तो अंग तंत्र का निर्माण करेंगे, और जब अंग तंत्र सुचारू रूप से कार्य करने लगेंगे तो वो सजीव के शरीर का निर्माण करेंगे, यानी बॉडी का निर्माण करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि उत्तक जो होता है वो बहुत सारी कोशिकाओं का समूह ही होता है। तो चलिए, हमने मान लिया, लेकिन ये तो बताइए कैसे कैसे सजीवों में उत्तक की उपस्थिति होगी। तो हमने देखा था, तो कोशिका के आधार पे आपके दो तरह के सजीव होते हैं, एक कोशिकीय जो एक ही कोशिका के बने होते हैं, दूसरे बहुकोशिकीय जो अनेक कोशिकाओं से यानी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। लेकिन एक कोशिकीय जीव में मेनली आते कौन है? तो आपके जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, कवक को छोड़ के जितने भी सूक्ष्म जीव हैं वो आपके किस में आते हैं? एक कोशिकीय में आते हैं। कवक भी आते हैं, लेकिन कवक का थोड़ा जगत बड़ा है, उसका अध्ययन कुछ
कहें तो अलग करके किया जाता है, लेकिन अगर मान ले तो वो भी हो जाएगा। तो जितने भी आपके सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारी खुली आंखों से नहीं दिखते हैं, कहें तो नंगी आंखों से नहीं दिखते हैं, जिनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, किसका? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे जीव कौन होते हैं? तो सूक्ष्म जीव होते हैं, और सूक्ष्म जीव में हमेशा एक ही कोशिका होती है, इसीलिए उसको एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। अब बात की बहुकोशिकीय जीव में, तो बहुकोशिकीय जीव में बहुत सारी कोशिकाएं होंगी, और जब बहुत सारी कोशिकाएं हैं तो उत्तक तो यही होगा, क्योंकि उत्तक कहता है कि हमें कोशिका का समूह चाहिए, हमें कोशिका का समूह चाहिए। तो चलिए बहुकोशिकीय जीव कहेगा हम हैं कोशिका का समूह, हमें उत्तक हो जाओ, हमें उत्तक बनाओ, उत्तक बनो। तो बहुकोशिकीय जीव में मेनली पेड़ पौधा आता है और जीव जंतु आता है, पेड़ पौधा आता है और जीव जंतु आता है। तो पेड़ पौधा प्लांट और जीव जंतु एनिमल जंतु। अब देखिए आज की क्लास को अगर हम लेके चले तो इंट्रोडक्शन क्लास भी बोल सकते हैं, और इंट्रोडक्शन क्लास में बस आपको गौर से सुनते जाना है। हमने आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिया है इस उत्तक चैप्टर का, आप नोट से भी लिखेंगे, और हमारा ही तो नोट्स लिखा हुआ है, तो हम कुछ बातें एक्स्ट्रा बोलेंगे जिसको आपको नोट डाउन करते जाना है। हूबहू हम नोट का तो रटवा नहीं ना देंगे, जो मेनली फैक्ट होगा हम उतना समझाएंगे। अगर आपको कहीं लगे कि कुछ एक्स्ट्रा बातें हो रही है तो उसको क्या करना है, कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। तो चलिए हम बात कर रहे थे यहाँ पे, तो अब कहिएगा गुरुजी उत्तक दोनों में होता है, काहे कि दोनों बहुकोशिकीय जीव है, पेड़ पौधा भी बहुकोशिकीय जीव है, तो उत्तक इसमें भी उपस्थित होगा, उत्तक की उपस्थिति जो होगी पेड़ पौधा में भी होगी। और उसके बाद जब हम बात करेंगे तो जंतु भी आपका बहुकोशिकीय है, बहुकोशिकीय जीव जो भी है उनमें उत्तक की उपस्थिति होगी, उनमें उत्तक की उपस्थिति होगी। तो कहें तो जंतु में भी उत्तक की क्या होगी, उत्तक की उपस्थिति होगी। अब बात ये आता है कि इसका अध्ययन कैसे करेंगे, तो अध्ययन इसका कैसे करेंगे, तो दोनों का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। पहले पेड़ पौधे के उत्तक का अध्ययन कर लेंगे, और बाद में जीव जंतु के उत्तक का अध्ययन कर लेंगे। लेकिन आप कहिएगा गुरुजी पौधे का ही क्यों करें, तो चलिए इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहिएगा आप जैसा कहिएगा वैसा कर देंगे। आप कहिएगा जंतु से स्टार्ट करने, जंतु से स्टार्ट कर देंगे, आप कहिएगा पेड़ पौधा के उत्तक से स्टार्ट कीजिए तो वहां से भी कर देंगे। लेकिन थोड़ी सी सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे सबसे पहले कहें तो सबसे पहले कोई सजीव हुआ है तो वो पेड़ पौधा हुआ है। उससे भी पहले जाएं तो उससे भी पहले सबसे पहले अगर यहाँ कहें तो अर्थ सरफेस पे कोई अपना जीवन संभव बनाया है तो वो सूक्ष्म जीव सब था। तो वो भी बात अगर खारिज कर दें तो ये बात तो मान सकते हैं ना कि आपका जो जीव जंतु है वो पौधे पे निर्भर है, जीव जंतु है वो पौधे पे निर्भर है। कैसे? अगर जीव जंतु पौधे पे निर्भर नहीं है तो इसका ये मतलब है कि अगर आप पेड़ पौधा का कहें तो पेड़ पौधा जितने भी हैं अगर उनका अस्तित्व यहाँ से समाप्त हो जाए, पृथ्वी पर से पेड़ पौधा का अस्तित्व समाप्त हो जाए, तो अपने आप जीव जंतु का भी अस्तित्व क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो पेड़ पौधा के अस्तित्व में बने रहने की वजह से ही जीव जंतु भी क्या है कि यहाँ पे अपना अस्तित्व बना के रखे हुए हैं। अगर पेड़ पौधा का अस्तित्व संभव नहीं तो फिर जीव जंतु का अस्तित्व कहां से, कहें कि जीव जंतु जितना है वो मैक्सिमम जीव जंतु, अधिकतम जीव जंतु किस पर निर्भर है, पेड़ पौधा पे, जो शाकाहारी है। मांसाहारी भी जीव जो भी हैं, जंतु जो भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट रूप से पेड़ पौधा पर निर्भर है। अब मान के चलिए मांसाहारी जीव वो किसी ना किसी शाकाहारी जीव को अपना शिकार बनाएंगे, और वो भी शाकाहारी जीव फिर कहां से, अगर शाकाहारी जीव का अस्तित्व है तो पेड़ पौधा से, अगर शाकाहारी जीव भी ना रहे तो फिर मांसाहारी जीव भी तो चल बसेगा ना। तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आपका जीव जंतु जितना है वो सब किस पर निर्भर है, पेड़ पौधा पे। अगर पेड़ पौधा का अस्तित्व गया तो इसका मतलब है जीव जंतु अपने आप इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो जीव जंतु का अस्तित्व बना के रखने के लिए पेड़ पौधा का अस्तित्व बना रहना अति आवश्यक है। चलिए उसके बाद आते हैं, उसके बाद ये बात करते हैं कि सबसे पहले हमने आपको बताया कि किसका अध्ययन करना आसान होगा, तो पेड़ पौधा के जितने भी उत्तक हैं, पेड़ पौधा में किस प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। तो पहले हम अध्ययन कर लेते हैं कि पेड़ पौधा में किस प्रकार के उत्तक हैं, और फिर उसके बाद पेड़ पौधा के उत्तक सारे पढ़ के खत्म कर देंगे। फिर हम बात करेंगे कि जीव जंतु में किस प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। तो चलिए, तो छोटी छोटी जानकारी जो है, अब थोड़ा उत्तक पे बात किए हैं तो उत्तक पे आ ही जाते हैं, उत्तक पे अब आ जाते हैं हम अपने उत्तक पे। उत्तक कहें तो टिश्यू पे। अब सबसे पहले ये याद रखिए कि टिश्यू का जो अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये पता होना चाहिए। टिश्यू का आपका अध्ययन कहलाता है हिस्ट्रोलॉजी।
क्या कहलाता है? हिस्ट्रोलॉजी। हिस्ट्रोलॉजी, इसको हिस्टोलॉजी बोलते हैं, आर नहीं होगा, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी। जैसे जैसे आप जब सेल पढ़ रहे थे, सेल कहें तो कोशिका पढ़ रहे थे, तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता था? तो वो कहलाता था साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता था? तो साइटोलॉजी। उसी प्रकार से उत्तक का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा हिस्टोलॉजी। यानी कहें तो इस हिस्टोलॉजी के अंतर्गत ही हम किसका अध्ययन करते हैं? उत्तक का अध्ययन करते हैं, और साइटोलॉजी के अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करते हैं। और कहें तो सर्वप्रथम सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? इस हिस्टोलॉजी शब्द का, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम कोई प्रयोग किया था, वो हमारे एक जीव वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मेयर। क्या नाम था? हमारे एक सुप्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक थे जिनका क्या नाम था? उनका नाम था मेयर। चलिए यहां तक हो जाए तो बोलिएगा। चलिए तो यहां देखते हैं कि एक सुप्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक थे, जीव वैज्ञानिक मेयर थे, मेयर मेयर जिन्होंने 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 सर्वप्रथम सर्वप्रथम इस हिस्टोलॉजी का हिस्टोलॉजी का हिस्टोलॉजी का या हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने ही बताया था कि हिस्टोलॉजी के अंतर्गत ही हम क्या करते हैं? तो उत्तक का अध्ययन करते हैं। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत हम उत्तक का अध्ययन करते हैं, और साइटोलॉजी के अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करते हैं। तो उत्तक के बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक थे, वो वैज्ञानिक हमारे सुप्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक मेयर थे, जिन्होंने बताया कि हिस्टोलॉजी का अध्ययन हम हिस्टोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? तो उत्तक का अध्ययन करते हैं। उत्तक का अध्ययन किसके अंतर्गत? हिस्टोलॉजी के अंतर्गत। तो चलिए यहां तक हो गया, तब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक सब लोग? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब बात करते हैं चलिए अब यहां पे बात ये निकल के आता है कि आपका जो एक पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा, और दूसरा क्या है? जंतु। दोनों का दोनों क्या है? बहुकोषीय है। दोनों का दोनों बहुकोषीय है। इसको कहते हैं प्लांट और इसको कहते हैं एनिमल। और दोनों का दोनों क्या है? ये भी आपका बहुकोषीय है और ये भी आपका बहुकोषीय। और जो भी बहुकोषीय जीव होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं यूकैरियोटिक। मतलब कहें तो बहुकोषीय जीव के अंतर्गत कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? तो आपको पता होना चाहिए, यूकैरियोटिक। कौन सी कोशिका पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका। अब आपको ये जानना अति आवश्यक हो गया है कि ये पता कीजिए कि दोनों कोशिका अगर गौर से देखिए तो पेड़ पौधा भी यूकैरियोटिक कोशिका का ही बना हुआ है, जीव जंतु भी यूकैरियोटिक कोशिका का ही बना हुआ है। दोनों जो है, पेड़ पौधा हो चाहे जीव जंतु हो, दोनों एक ही कोशिका का बना हुआ है, लेकिन उत्तक दोनों का समान नहीं है। उत्तक दोनों का एक जैसा नहीं होता है। दोनों के उत्तक जो होते हैं वो समान नहीं होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं और कार्य भी अलग अलग करते हैं। हमारे पेड़ पौधा के उत्तक हो चाहे जीव जंतु के उत्तक हो, कोशिका भले समान है दोनों का यूकैरियोटिक, लेकिन दोनों का संरचना अलग है, दोनों का कार्य अलग है, दोनों अपने अपने जगह पे अलग अलग कार्य को संपादित करते हैं। तो चलिए इस प्रकार से अगर देखना हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले ये देखेंगे कि उत्तक जो आपके होते हैं, भले कोशिका एक जैसा हो लेकिन उत्तक एक जैसे कार्य को संपन्न नहीं करते हैं। पेड़ पौधे के जो भी उत्तक हैं वो अपना अलग कार्य करते हैं और जीव जंतु के जो भी उत्तक है वो अपना अलग कार्य संपन्न करते हैं। कहे तो दोनों अपने अपने जगह पे अलग अलग कार्यों को अपने आप में संपन्न करने का कार्य करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो आइए उसके बाद हम बात करते हैं
कि आपका जो ये उत्तक है, ये उत्तक क्या होते हैं, अलग अलग कार्य को संपन्न करते हैं। उत्तक अलग अलग कार्य को संपन्न करते हैं, क्योंकि उत्तक पेड़ पौधा और जंतु का अलग अलग होता है। पेड़ पौधा और जंतु का अलग अलग होता है। जब दोनों का उत्तक ही अलग अलग है तो कार्य भी तो अलग अलग संपन्न करेगा। क्या एक जैसा कार्य संपन्न करेगा? आप ही बताइए, क्या एक जैसा कार्य संपन्न करेगा? तो कहिएगा गुरुजी कभी संपन्न नहीं करेगा। तो चलिए अब देखते हैं। अब बात ये आती है कि शर्त, और शर्त से पहले भी कुछ देख लेते हैं कि किस प्रकार की कोशिकाएं उत्तक का निर्माण करेगा। किस प्रकार की कोशिकाएं उत्तक का निर्माण करेगा? तो अगला पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, वही कोशिका उत्तक का निर्माण करेगा जिसका क्या हो, जिसका आकार समान हो। यहां पे लिख लेंगे जिसका आकार समान हो, यानी एक आकार का हो। कार्य भी समान हो, कार्य देख रहे थे ना, तो पहले ये देख लेते, कार्य भी समान हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो उत्पत्ति भी समान हो, आकार भी समान हो, कार्य भी समान हो और उत्पत्ति भी समान हो। यानी वही कोशिका आपस में मिलेगा जिसका आकार एक जैसा होगा। अगर गोलाकार है तो गोलाकार है, अगर गोलाकार कोशिका है तो गोलाकार कोशिका सब मिलके क्या करेगा? उत्तक का निर्माण करेगा। गोलाकार कोशिका सब मिलके उत्तक का निर्माण करेगा। गोलाकार कोशिका सब मिलके उत्तक का निर्माण करेगा। अगर गोलाकार है तो आकार समान होनी चाहिए, कार्य समान होनी चाहिए और उत्पत्ति समान होना चाहिए। तो यानी वही कोशिका सब मिलकर उत्तक का निर्माण करेगा जिन कोशिकाओं का आकार एक जैसा हो, कार्य एक जैसा हो और उत्पत्ति भी एक जैसा हो। ये बात समझ में आ गई? चलिए, लेकिन कुछ ऐसी उत्तक भी हैं, कुछ ऐसे भी उत्तक बन जाते हैं जिनमें कोशिका का आकार एक समान नहीं होता है। कुछ ऐसे भी उत्तक बन जाते हैं या बने होते हैं जिनके आकार समान हो। तो ऐसे बहुत ही कम उत्तक होते हैं, चाहे पेड़ पौधा में बात करें चाहे जीव जंतु में, ऐसे बहुत ही कम उत्तक होते हैं जिनका आकार समान ना हो, लेकिन बाकी दोनों उसमें समान रहेंगे। कार्य समान होंगे और उत्पत्ति समान होंगे, बाकी दोनों समान होंगे। तो कुछ कहें तो एक्सेप्शन हर एक जगह रहता है। तो कुछ उत्तक ऐसे हैं जिनके आकार समान नहीं है, फिर भी उनके कार्य समान है और उत्पत्ति समान है। यानी कहें तो ऐसे उत्तक की कोशिका, कुछ ऐसे उत्तक हैं जिनके कोशिकाओं का आकार भले समान नहीं है लेकिन कार्य और उत्पत्ति समान है। चलिए, यहां तक कोई किसी तरह का छोटी सी भी समस्या हो तो बताएंगे, छोटी सी भी समस्या। अब हम बात कर रहे थे कि अलग अलग कार्य को संपन्न करने वाले उत्तक संपन्न करते हैं क्योंकि उत्तक पेड़ पौधा में और जंतु में अलग अलग होते हैं। अब ये बात कैसे पुष्टि होगी? तो आइए इस बात की भी पुष्टि करते हैं, इस बात की भी उसको ये पुष्टि करते हैं। और किस आधार पे? तो देखिए, अब हम थोड़ा इसको मिटाते हैं और फिर हम आपसे बातचीत करना स्टार्ट करते हैं और बढ़िया बढ़िया बातचीत यहां से निकल के आएगा। चलिए, अब हम एक साइड रखते हैं पेड़ पौधा। अभी तक हम टॉपिक पे नहीं आए हैं, अभी आपको बेसिक ही समझा रहे हैं। पूरे हम पॉइंट बाय पॉइंट आपका लिखाएंगे, लेकिन अभी हम कहें तो टॉपिक पे आए नहीं है, बेसिक पे ही बात कर रहे हैं। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक टॉपिक पे आने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। चलिए, पेड़ पौधा और एक तरफ है कौन? आपका जंतु, यानी इसको कहते हैं प्लांट
और इसको कहते हैं एनिमल। यानी कहें तो इसका उत्तक अपना होता है और इसका उत्तक अपना होता है। और उत्तक आपको पता ही है कि समान 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 आकार समान आकार समान समान कार्य और समान समान उत्पत्ति उत्पत्ति के समूह वाले कोशिका को क्या कहते हैं? तो उत्तक कहते हैं। कोशिका को उत्तक कहते हैं। उत्तक कहते हैं। एक डिफिनेशन यहां से आ गया। यानी समान आकार समान कार्य समान उत्पत्ति के समूह वाले कोशिका को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। यानी उन्हीं कोशिका के समूह को उत्तक कहेंगे जिन कोशिकाओं का आकार समान होनी चाहिए, उनका कार्य समान होनी चाहिए, उनकी उत्पत्ति समान होनी चाहिए। लेकिन जब हम बात करेंगे, ये तो पेड़ पौधा का उत्तक है और ये जंतु का उत्तक है, लेकिन इन दोनों का उत्तक क्या होता है? अलग अलग होता है। कार्य भी तो दोनों अलग अलग करते हैं ना, अपने अपने जगह पे कार्य भी क्या करते हैं? अलग अलग करते हैं। और जब कार्य अलग अलग करते हैं तो आप बताइए कि दोनों का उत्तक भी अलग अलग होगा। कैसे? तो आइए बताते हैं। आप बताइए, जंतु गति करता है? कहिए गुरुजी पक्का गति करता है। तो जब गति करता है तो जंतु में गति करने वाला उत्तक होगा। क्या पेड़ पौधा गति करता है? नहीं करता है। तो पेड़ पौधा में ऐसा उत्तक पाया जाएगा जो पेड़ पौधा को अस्थायी बना के रखेगा। यानी जंतु में ऐसा उत्तक होगा जो गति करने में मदद करेगा, लेकिन पेड़ पौधा में ऐसा उत्तक होगा जो इसको अस्थायी बना के रखेगा। तो देखिए दोनों का कार्य अलग अलग है। तो कार्य अलग अलग है तो उत्तक भी अलग अलग होगा। दोनों का अपना अपना जगह काम है तो उत्तक भी अलग अलग होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका जो ये है क्या कहते हैं? प्लांट, ये आपका पौधा जो है, ये अगर कहें तो पौधा पूरे जीवन वृद्धि विकास अपने में करते रहता है। यानी कहें तो जीवन प्रयत्न इसमें वृद्धि होता है। पेड़ पौधा में आपका जीवन प्रयत्न वृद्धि होता है। यानी हम लोग 25 के एज में आते आते हम लोग का वृद्धि विकास समान हो जाता है, यानी रुक जाता है। लेकिन पेड़ पौधा में ऐसा नहीं होता, इसका वृद्धि विकास हमेशा होते रहता है, यानी जीवन प्रयत्न वृद्धि विकास होता है। तो कहें वृद्धि के हिसाब से कहें तो पौधा का बात करें तो पौधा में ऐसा उत्तक होगा जो इसको हमेशा जीवन प्रयत्न वृद्धि करवाने का काम करेगा। पौधा में ऐसा उत्तक पाया जाएगा जो इस पेड़ पौधा को जीवन प्रयत्न इसमें वृद्धि करवाएगा, यानी जीवन भर इसमें वृद्धि करवाएगा। लेकिन जंतु का बात करें तो ये जंतु लिमिटेड समय के लिए ही वृद्धि विकास करता है, उसके बाद इसका वृद्धि विकास रुक जाता है। काहे इसमें उत्तक ही उसी प्रकार का पाया जाता है। उत्तक इसका उसी प्रकार का पाया जाता है कि निश्चित समय तक ही इसकी वृद्धि हो पाएगी, लेकिन इसका अनिश्चित काल तक वृद्धि चलता है। उसके बाद हमने दो तरह से देखा, गति के आधार पे, वृद्धि के आधार पे, कि दोनों का उत्तक अलग अलग क्यों होगा। अब आगे अगला हम बात करें थोड़ा एक अनियमित वृद्धि के आधार पे देखते हैं कि आपका जो जंतु में जो उत्तक पाया जाता है वो नियमित रूप से वृद्धि करता है। जंतु में जो उत्तक पाया जाता है वो उत्तक क्या होता है? वो वृद्धि कराने में जो मदद करता है तो वो नियमित रूप से। अगर हमारा जंतु है तो एक तरफ का हाथ जितना बढ़ा दूसरी तरफ का भी हाथ उतना ही बढ़ेगा, जितना एक पैर बढ़ा दूसरा पैर भी उतना ही बढ़ेगा। लेकिन पौधा में ऐसा नहीं। पौधा का जो उत्तक है वो क्या करेगा? पौधा में एक टहनी को खूब मोटा कर देगा, दूसरे को लगेगा कि सूखल जा रहा। एक टहनी को खूब लंबा कर देगा, दूसरे का लगेगा कि टहनी अभी निकल ही रहा। तो उत्तक अलग अलग है तो दोनों का अपना अपना कार्य भी अलग अलग हुआ। तो इसी आधार पे हमने देखा, तो कुछ कार्य आपको हम समझाने का काम किया कि दोनों में क्यों उत्तक अलग अलग है। क्योंकि दोनों के जो है, दोनों में कार्य करने की जो प्रणाली है, अपना अपना कार्य संपन्न करने की जो प्रक्रिया है वो भी अलग अलग है। अब कार्य संपन्न करने की प्रक्रिया उत्तक से ही संभव है, तो उत्तक अलग अलग हुआ तभी ना कार्य अलग अलग होगा। तो कहें तो पेड़ पौधा का उत्तक अलग है और जीव जंतु का उत्तक अलग है। क्या यहाँ तक सभी लोगों को बात क्लियर हुआ? तो उसके बाद हम चलेंगे। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं। अब हम आपको बताए थे कि सबसे पहले किस पेड़ पौधा के उत्तक के बारे में पढ़े कि जीव जंतु के उत्तक के बारे में पढ़े। हमने आपको बताया था कि पहले आप पेड़ पौधा के उत्तक के बारे में पढ़िए, क्योंकि पेड़ पौधा नहीं तो जंतु कहाँ। पेड़ पौधा के अस्तित्व में बने रहने के वजह से ही जंतु अस्तित्व में बना रहता है। तो पहले आप किसका अध्ययन कीजिए? तो पेड़ पौधा का अध्ययन कीजिए। तो आइए पेड़ पौधा में चलते हैं, पेड़ पौधा में बात करते हैं। पेड़ पौधा
और पेड़ पौधा कहें तो आपका ये प्लांट, क्या होता है, इसको प्लांट कहते हैं। अब आपको पता होगा कि प्लांट में जो उत्तक पाए जाते हैं वो उत्तक दो तरह के पाए जाते हैं, और वो किस आधार पे पाए जाते हैं, आइए वो आधार भी लिख देते हैं। पेड़ पौधा में जो उत्तक दो तरह के पाए जाते हैं उनका आधार क्या है, तो उनका जो मेन आधार है, उन आधार के बेस पे ही हम उसके प्रकार को बांटने का कोशिश करेंगे। तो पेड़ पौधा में जो दो तरह के उत्तक पाए जाते हैं उनका आधार है विभाजन क्षमता, यानी कहें तो विभाजन क्षमता के आधार पर हम उत्तक के या पेड़ पौधा में जो भी उत्तक पाया जाता है उन उत्तक को कितने प्रकार में बांटे हैं, दो प्रकार में। चलिए किस आधार पे, तो विभाजन क्षमता के आधार पे, यानी विभाजन क्षमता के आधार पर पेड़ पौधे में कितने तरह के उत्तक पाए जाते हैं, कहें तो पादप में या पादप उत्तक में आपका सबसे पहले क्या था, सबसे पहले पादप उत्तक, यानी पादप में जो उत्तक पाया जाएगा उसको बोलेंगे पादप उत्तक। और जंतु में जो उत्तक पाया जाएगा उसको बोलेंगे जंतु उत्तक। जो जंतु में उत्तक पाया जाएगा उसको बोलेंगे जंतु उत्तक। तो उसके बाद हम बात किए पेड़ पौधा, इसका मतलब क्या है कि हम पादप उत्तक का बात कर रहे हैं, यानी पादप में जो उत्तक पाया जा रहा है उस हम पादप उत्तक का बात करें। तो आपका जो पादप उत्तक होता है वो भी दो प्रकार का होता है, लेकिन वो दो प्रकार का होता है तो किस आधार पर, तो वो आपका विभाजन क्षमता के आधार पर। और विभाजन क्षमता के आधार पर वो दो प्रकार के होते हैं। तो पहला आपका है, कर रहे थे कि पहला आपका जो विभाजन क्षमता के आधार पे है वो आपका विभोजकी उत्तक है, और दूसरा अस्थायी उत्तक है। किस आधार पे, तो पादप उत्तक आपका दो प्रकार के हैं, विभोजकी उत्तक और अस्थायी उत्तक। उत्तक इसमें छूट गया, जुड़ लेंगे। अब आपका पता होना चाहिए कि ये दो प्रकार जो हम पादप उत्तक का बांटे हैं किस आधार पर, तो विभाजन क्षमता के आधार पे। किस आधार पर, तो विभाजन क्षमता के आधार पे। तो थोड़ा ये भी देखना पड़ेगा कि विभाजन क्षमता के आधार पे बांटे तो किस प्रकार से। तो पहले इसका लिख लीजिए, इसका जो होता है इंग्लिश मेरी एस्टेटमेटिक टिश्यू, क्या यहां तक कोई दिक्कत। और इसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। अब बात करते हैं विभाजन क्षमता पे। अब किस पे बात करेंगे, तो विभाजन क्षमता पे बात करेंगे। तो विभाजन क्षमता का क्या मतलब है, आपको हम पिछले दिन बताए थे। विभाजन का मतलब है कोशिका विभाजन। क्या, कोशिका विभाजन। और आपका जो उत्तक बना हुआ है वो उत्तक आपका क्या है, कोशिकाओं का समूह है। कोशिकाओं का समूह है। तो यानी उत्तक में वृद्धि होगा, चाहे जिस प्रकार के उत्तक हो, विभोजकी उत्तक हो चाहे स्थायी उत्तक हो। अगर दोनों उत्तक पे हम बारी बारी से चर्चा करेंगे तो और भी बात हम करेंगे, लेकिन पहले आप ये समझिए कि आपका विभाजन क्षमता के आधार पे हमने पादप उत्तक को दो प्रकार से बांटा है। तो विभाजन क्षमता क्या है, तो विभाजन क्षमता का मतलब है कोशिका विभाजन से। विभाजन का मतलब कोशिका विभाजन। और जिस भी उत्तक के समूहों में कोशिका का विभाजन जितना तेजी से होगा, फिर से सुनिए, जिस भी उत्तक के कोशिकाओं के समूह में कोशिका का विभाजन जितना तेजी से होगा उतना उस उत्तक का वृद्धि विकास होगा। चाहे ये वाला उत्तक हो चाहे ये वाला उत्तक हो, चाहे अस्थायी उत्तक हो चाहे विभोजकी उत्तक हो। अगर इस उत्तक में बात करें तो इस उत्तक में भी कोशिकाओं का समूह होगा। तो इस उत्तक के जो भी कोशिकाओं के समूह हैं, अगर कोशिकाओं के समूह में विभाजन तेजी से हो रहा है, इसका ये मतलब है कि इस विभोजकी उत्तक में भी वृद्धि विकास तेजी से होगा। अगर परमानेंट जो टिश्यू है, अगर इसमें भी तो कोशिकाओं का समूह होगा, ये भी तो उत्तक ही है। तो इसमें कोशिकाओं का अगर विभाजन, जो भी समूह है कोशिकाओं का, उसका अगर विभाजन धीमा होता है, इसका मतलब है कि ये उत्तक का वृद्धि विकास भी धीमा होगा। तो हमारा विभाजन से मतलब ये होना चाहिए कोशिका विभाजन। क्या, कोशिका विभाजन। और कोशिका क्या, कोशिकाओं का समूह ही तो उत्तक होता है। तो कोशिका में जितना विभाजन तेजी से होगा उत्तक में उतना वृद्धि विकास भी तेजी से होगा। क्या यहां तक कोई तरह का दिक्कत, तो बताइए। और चलिए अगले दिन के लिए हम रखते हैं, आज कहें तो थोड़ी सी इस चैप्टर की और इस अध्याय की इंट्रोडक्शन क्लास थी। और इंट्रोडक्शन क्लास में आशा है कि आप लोग को जो भी बात हम समझाएं वो भी बात आपको बारी बारी से समझ में आ गया। हमने अभी तक अध्याय पे गया नहीं, हमने अभी तक अध्याय
अध्याय को सही से पढ़ना स्टार्ट भी नहीं किया है, बस हम पादप उत्तक को उठाए हैं, पेड़ पौधा वाला पादप उत्तक को, और पादप उत्तक को विभाजन क्षमता के आधार पे हमने दो उत्तकों में विभाजित कर दिया है और दो उत्तकों में बांट दिया है। एक आपका है कौन सा, विभोजतकी उत्तक, और दूसरा आपका अस्थाई उत्तक। तो अभी तक हमने चैप्टर पे अध्याय पे बात ही नहीं किया है, तो जब हम आपके अध्याय पे बात करेंगे तो और बहुत सारी बातें इसमें करनी बाकी हैं, लेकिन हमने चाहा कि अध्याय पे आने से पहले क्यों ना बच्चों के लिए छोटी सी बेसिक क्लासेस की दे दी जाए, कहें तो इस उत्तक के बारे में सामान्य जानकारी दे दी जाए कि जब हम अध्याय पे आएंगे तो बच्चों को दिक्कत ना हो, किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो आज की क्लास हम आपके लिए छोटी ही क्लास रखे हैं और हम आपसे आशा और उम्मीद करते हैं कि आप कम से कम सेल चैप्टर जो भी हम पढ़ा दिए मस्ती से आप पढ़ के आइए। उसमें हम थोड़ी सी उसमें भी चर्चा कर दिए थे कि उत्तक कैसे बनता है, वहां भी चर्चा कर दिए थे, काहे कि हम वहां भी बोले हुए थे कि आपका अगला अध्याय उत्तक आने वाला है। तो आप लोग से आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि इस कहें तो अध्याय को जो इंट्रोडक्शन क्लास हम आपके लिए बना दिए हैं, बता दिए, उसको तो पूर्ण रूप से समझ जाइए, देख लीजिए, और थोड़ी अगले क्लास में आने से पहले क्या कीजिए, तो आप अगले क्लास में आने से पहले सेल के सारे वीडियो को देख के खत्म कर दीजिए, और जो लोग खत्म किए हुए हैं वो एक बार रिवीजन कर देंगे। तो चलिए आज के लिए यहीं तक हम रखते हैं, और अगले दिन जब आएंगे तो बारी बारी से जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से पढ़ने में और मजा आएगा। अभी बहुत सारी सी बातें जब तक इसमें नहीं घुसेंगे, जब तक इसकी चर्चा नहीं करेंगे, इसके बारे में अध्याय करना स्टार्ट नहीं करेंगे, तो बहुत सी चर्चाएं अभी रुकी हुई है और बहुत सी चर्चाएं करनी अभी है। तो चलिए आज के लिए यहीं पे रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इतना इस परिवार पे इतना प्यार बरसा रहे हैं। तो चलिए हम आपका सदा आभारी रहेंगे। धन्यवाद।